हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम फील कर पाते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग टूवर्ड्स द चार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जब कोई टेस्ट चार्ज मूव करता है तो जो वो फोर्स फील करता है, उस फील्ड का जो इमेजिनरी पाथवे होता है उसको हम बनाते हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और चूंकि इनकी वजह से फोर्स फील होता है, इसलिए इन लाइन को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? फोर्सेस। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉन करना चाहें तो जैसे हम बात करते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव फील्ड लाइन से निकल के किधर की तरफ? निगेटिव की तरफ ये मूव करती हैं। फिगर दिख रहा होगा आप सभी को। इस तरह से इनका पाथवे होता है, किधर? निगेटिव की तरफ आती हैं और पॉजिटिव से दूर जाती हैं। पॉजिटिव से दूर भागने की कोशिश करती हैं और निगेटिव की तरफ होती हैं। तो इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये क्या होती हैं? अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द निगेटिव। किधर? टूवर्ड्स निगेटिव, यानी कि निगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ होती हैं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूर जाती हैं। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे, ये क्या बनाती हैं? क्लोज कर्व। इनका कर्व कहां? पॉजिटिव से चला और निगेटिव पे खत्म हो गया, यानी कि ये क्या बनाती हैं? क्लोज कर्व। क्लोज कर्व तो बनाती हैं लेकिन ये वापस रिपीट नहीं होती हैं, यानी कि दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्या करती हैं ये? नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मतलब क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या है कि यहां से चले और वापस यहीं पे आके खत्म हो जाए। भले ही बीच में कोई रास्ता है, रुकावट है, लेकिन ये जहां से चले वहां पे आके खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही जा रही हैं, तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इनकी अगली प्रॉपर्टी की, तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। कट नहीं करने का मतलब, जैसे इस चार्ज से एक रे गई फील्ड लाइन, दूसरी लाइन यहां से निकले और ऐसे इसको क्रॉस कर दे, तो पूछा जाता है व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब क्यों नहीं करती हैं? तो इनका रीजन होता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी एक साथ दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे ये दो लाइन जाएंगी, एक जंक्शन पॉइंट बनाएंगी, इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो ये जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे यही वेव या रे जो फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन ऑप्शन हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन पता लग गया, क्योंकि इनकी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये हमेशा किसके टेंजेंट होती हैं? टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। किसके? कंडक्टर के। कंडक्टर कैसा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल कंडक्टर के हमेशा टेंजेंट होती हैं। मतलब अगर कोई फील्ड लाइन है, इस तरह से कर्व बना रही है, यहां पे सरफेस है, सरफेस से ये हमेशा कितने पे? 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होंगी, यानी कि ये हमेशा कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यही प्रॉपर्टी होती हैं, इनको याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली पूछी जाती हैं, विच वन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, या विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पे बनता है और कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बताइए। उम्मीद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन से सारी आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो दूर करा दी जाएंगी। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा अगला टॉपिक जो डायरेक्ट रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फ्लक्स नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, फ्लक्स टॉयलेट वाला फ्लक्स रिलेट मत कर देना। फ्लक्स मतलब एक तरह से कह सकते हो एक झुंड, या जैसे देखते हो एक टॉर्च, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो हेड होता है ना, उससे बहुत तेजी से बहुत सारी लाइट रेज हमें निकलती हुई नजर आती हैं। और लाइट रेज कैसी, ऐसे ओपन फोकस की तरह एक्सपैंड करते हुई जाती हैं। जैसे लाइट का ये अगर हम मार्कर को लेट करें कि ये हमारे टिप है टॉर्च की, और यहां से रे निकल रही हैं कुछ बाहर की तरफ, कौन सी लाइट रे निकलेंगी ना जब टॉर्च जलाएंगे। तो ठीक उसी तरह से वो जो रीजन है, जितना टॉर्च का फोकस है, उससे जितनी रेज निकल रही हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ पासिंग ऑफ रेज को हम बोलते हैं क्या, फ्लक्स। फ्लक्स एक तरह का पुंज है, झुंड है, जो एक पर्टिकुलर ओपनिंग से निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज बॉडी से नंबर ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंडक्टर के कैसी होंगी, टेंजेंट होंगी। यहां पे कोई एक यूनिट सरफेस एरिया लेट कर लेते हैं कि ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए एक टॉर्च के फोकस जैसा है कि यहां से बहुत सारी रेज बाहर निकल रही हैं। तो ये जो एरिया गिवन होगा, ये एरिया और इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, उनका जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर गिवन यूनिट सरफेस एरिया से निकल के बाहर जा रही होंगी, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू अ गिवन यूनिट सरफेस एरिया इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। ये जीरो बना के इसका पेट फाड़ देते हैं, ये जो पेट फाड़ा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्लक्स, यानी कि फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बात करेंगे फ्लक्स की, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई इंटू डी एस। अगर हम इस एरिया को मान लें कितना है, स्मॉल यूनिट एरिया, डी एस। अगर पूरे एरिया को यहां पे हम कंप्लीट करें कि ये टोटल एरिया है, तो ई इंटू ए भी हम लिख सकते हैं। इंटू यहां पे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एंगल्स पे डिपेंड करते हैं, सीधे सीधे किस पे होते हैं, ये कॉस थीटा पे डिपेंडेबिलिटी शोन करते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट हम नहीं लगाते हैं तो। ठीक है, ये ओपनिंग पैटर्न है डी। मतलब अगर हम यहां पे डी यानी कि स्मॉल यूनिट ना लगाएं तो हमें क्या साइन यहां पे लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ई और एस कॉस थीटा, यानी कि 0 से लेके कितना, एस नंबर तक जो हमारे पास क्या होगा, एरिया। तो टोटल क्लोज्ड सरफेस के लिए या इनक्लोज्ड सरफेस के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का, ई और एस। और अब बात करते हैं किसकी, इसी से फ्लक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम पढ़ते हैं यहां पे, गॉस। गॉस काफी जाने माने साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन में एक पॉइंट एस्टेब्लिश की कि अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके अंदर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड राइज कर रही होंगी, और उस जो सरफेस है उस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको इन्होंने बताया कि द फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, यानी कि जो फाई है वो क्या हो जाता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बताया, गॉस साहब ने बताया। गॉस साहब की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि जो सरफेस होता है, कोई भी इंक्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, उन्होंने कुछ सरफेसेस बताई जिनको मेंशन किया गया कि गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं, जिनमें फ्लक्स कितना होगा वो सिंपली हम फिगर वाइज देख के अरेंज कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि किस सरफेस में फ्लक्स कितना होगा।
केसेस यहां पे कुछ देखने को मिलते हैं। फ्लक्स कोई जरूरी नहीं है कि हर इनक्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स निकले ही। यहां पे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो फ्लक्स। अब फ्लक्स जीरो कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि फ्लक्स जीरो कब होगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी जो चार्ज प्रेजेंट होगा इनक्लोज्ड बॉडी में, पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नेगेटिव चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हो गई एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर इनक्लोज्ड बॉडी है और उस पर चार्ज प्रेजेंट ही ना हो तो क्या होगा, क्यू है ही नहीं तो क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू जीरो हो गया तो एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा आसानी से। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब क्यू नॉट प्रेजेंट। ये तो सिंपल सा सबको समझ में आ रहा होगा ना सीधे सीधे, कि जब क्यू नहीं होगा तो फ्लक्स खत्म। एक और यहां पे क्यू का केस था, अगर क्यू के केस की बजाय हम यहां पे आ जाएं ईडीएस, यानी कि जब हम बात करते हैं कहां पे, एरिया के रिस्पेक्ट में, अगर इनकमिंग फ्लक्स इक्वल हो जाए आउटगोइंग फ्लक्स के, आउटगोइंग फ्लक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जितना आ रहा है सरफेस पे उतना ही बाहर जा रहा है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि अंडा। और जब जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, यहां तक पोर्शन क्लियर है। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कई जगहों पे यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये भी कई सारी जगहों पर यूज होने वाला है। अगर हम फ्लक्स की बात करें यूनिट की, तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है ये क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, यही तो होती है इसकी यूनिट। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे इसका तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर यूनिट की बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो न्यूटन हो जाता है mlt-2 और मीटर का L2 अपॉन कूलम का A और T, यानी कि चार्ज। तो यहां पे हम देखेंगे क्या, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है ml³ T-3 और A-1, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फ्लक्स का। एक चीज और यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये इस पे चार्ज कहां पे है, क्लोज बॉडी के अंदर किस पोजीशन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी दूरी पे है, इस पे डिपेंडेबिलिटी शोन नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज की पोजीशन से इसको लेना देना नहीं है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वही सरफेस जिसपे क्या प्रेजेंट होगा, चार्ज इंक्लोज सरफेस होगा और जिसकी वजह से क्या निकल रहे होंगे, फ्लक्स। अब केसेस होते हैं यहाँ पे फ्लक्स कुछ जीरो होने के, कुछ अलग अलग वैल्यूज के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है गॉसियन सरफेस की, कि गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं फ्लक्स उस पे डिपेंडेबल नहीं होता है। मतलब अगर इस तरह कोई सरफेस है, या इस तरह से हम बात करें एक सिलेंडर की या एक स्फीयर की, यहां पे अगर चार्ज क्यू प्रेजेंट है और यहां पे अगर चार्ज क्यू प्रेजेंट है, या हम बात करें एक सिलेंडर की, इस पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, तो जब हम बात करेंगे इस सरफेस पे जो फ्लक्स वर्क करेगा, वो फ्लक्स देखो, जो फ्लक्स बॉडी की तरफ या सरफेस की तरफ इनकमिंग होगा, यानी कि इनकमिंग करंट को क्या बोलते हैं, इनकमिंग जो होगा इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आउटगोइंग होगा, आउटगोइंग, इसको क्या बोलते हैं हम, निगेटिव। और जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखते हैं तो हम पाते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि जब यहां पे देखो एक और चीज है, यहां पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, जब कोई चार्ज भी नहीं प्रेजेंट होगा उस केस में भी फ्लक्स अभी हमने बताया था क्या हो जाता है, जीरो। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कंडीशन में अगर फ्लक्स बराबर हो जाता है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो। उसी तरह अगर हम इस बॉडी में बात करें तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे केस आता है कि ये और ये दोनों अलग अलग शेप हैं, क्या इसमें फ्लक्स डिफर करेगा, नहीं, यहां पे भी क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब यहां से दोनों फिगर देख के समझ पा रहे होगे आसानी से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इंडिपेंडेंट है किसके, सरफेस के शेप और साइज से। इसको कोई लेना देना नहीं है कि सरफेस का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि डिपेंडेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है किस पे, शेप या साइज पे। इसके अलावा जो चार्ज है वो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे भी इसको कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पे बात करते हैं, एक केस पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, मतलब फाई जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। तो दोनों केसेस यहां पे हमें देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकती है। फ्लक्स उस केस में क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो ये मैंडेटरी है कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो ही होगा। ये केस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, पर फ्लक्स जीरो अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ऑप्शन है जीरो हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि यहां पे देखो इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर रही है ना, ये तो जीरो नहीं है, बट नेट फ्लक्स कितना हो गया है, जीरो हो गया है। तो इस तरह से इनकी गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। अब आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन मतलब हम कैसे इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जरूर से जरूर पूछा जाता है इनके एप्लीकेशन पे बेस्ड। टोटल हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो 2 पहले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, कुछ इसकी लेंथ इस तरह से दी गई है। अगर हम यहां से बात करें इसके इतने सेगमेंट की, ये L है, इतने सेगमेंट पे क्या है, चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वजह से एक सरफेस इमेजिनरी पाथवे जनरेट होगा, जिसको हम क्या मान लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, और इसका शेप कैसा हो गया, एक सिलेंडर पैटर्न में हो गया। अगर इसको मान ले कि ये इसकी क्या है, रेडियस r है इस सिलेंडर की, और इसका L लेंथ है, तो हम यहां पे देखेंगे क्या कि एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr_L। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और अगर हम इस पे चार्ज की बात करें तो इस पे जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, चार्ज इक्वल्स टू Q। हमने पढ़ा है अभी फॉर्मूला, जो इसके सरफेस की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स क्या होगा, E और A, एरिया, और यही इक्वल हो जाएगा किसके, Q/ε0। यहां से अगर हम एरिया को नीचे ट्रांसफर करें तो हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगी, Q/A×ε0। अब हम अगर Q की बात करें तो Q क्या हो जाएगा, और एरिया हमारे पास वैल्यू गिवन है। Q हम कैसे निकालेंगे, Q ये तो क्या है, लेंथ, और चार्ज इस पे फैले हुए हैं, तो यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्क करेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्क करती है क्या, लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q/L, यानी कि चार्ज L पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि L लेंथ पे। तो यहां से अगर हम Q निकालें तो क्या हो जाता है, λ×L। Q की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द Q एंड एरिया और चार्ज को अगर हम यहां पे पुट करें तो Q हमारे पास है क्या, λ×L, और एरिया हमारे पास क्या है, 2πr_L, 2πr_L×ε0। यहां पे हम पाएंगे कि L और L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू λ/2πε0r। ये आपका इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा डेरिवेशन था।
नोट कर लेना कॉपी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अगला एप्लीकेशन है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट सीट। अब ये क्या बता रही है कि एक पर्टिकुलर प्लेट है, क्या है ये, प्लेट सीट। अब प्लेट सीट है तो इसके पास क्या होगी, ये तो एक गॉसियन सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई लग रही होगी और इस पे अगर चार्जेस प्रेजेंट होंगे कितने, क्यों। तो यहां पे जब हम पाएंगे कि जो फ्लक्स होगा इस पे, फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, किस पे, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। और हम देखेंगे यही किसके बराबर होगा, E इंटू डी एस के, यानी कि एरिया के, डी हटा देते हैं, एरिया के। अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि Q इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम देख सकते हैं सिंपली कि Q अपॉन A यानी कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और ये भी क्या है, सरफेस एरिया। अगर यहां पे हम बात करें सिग्मा की यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो किसके बराबर होगी, Q अपॉन A के। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम पिछले वीडियो का उपलब्ध करा दे रहे हैं, साथ में प्लेलिस्ट में भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 के नाम से वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, सिग्मा वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि ये अगर हम रिप्लेस करते हैं सिग्मा को, तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसकी वजह से होगा, ये सरफेस के दो साइड्स होंगे, एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम इसको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन इसका हाफ में कर सकते हैं तो इसके जो हाफ वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। यानी कि हम लिख सकते हैं एक डायरेक्शन में सीट के जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थिन प्लेट सीट के लिए या इनफिनाइट प्लेट सीट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्लियर रहेगा, यहां से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा गया है और ये बना रहा है क्या, स्फीयर। बहुत आसान सा है। अब यहां पे केसेस क्या देखने को मिलेंगे, एक तो केस देखने को मिलेगा एट सेंटर। अगर याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करेंगे किसी भी स्फीयर के सेंटर पे तो वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पढ़ा था कहां पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट रिंग में। उसी तरह से ये स्फीयर भी होगा, यहां पे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं तो सेंटर पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कहां पे, एट सरफेस, तो सरफेस पे हमें देखने को मिलेगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, फ्लक्स का। फ्लक्स ही हमारे पास क्या होता है, E इंटू एरिया इक्वल हो जाएगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां पे देखें एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम वैल्यू यहां पे रख दें तो E इक्वल हो जाएगा किसके, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर याद कर पाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि चार्ज एज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर में या इमेजिनरी पाथ जनरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमने पढ़ा था। स्फीयर के केस में भी हमारे पास यही फार्मूला डेराइव होके आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल
3 टाइप्स के एप्लीकेशंस हमने पढ़े। एक ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, दूसरा थिन प्लेट शीट के लिए, और तीसरा स्फेरिकल सेल के लिए। 2 प्लेस पे एट सेंटर और एट सरफेस। यहां से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे एक टर्म और आता है पैरेलल प्लेट शीट। अभी हम कैपेसिटर पढ़ेंगे होते क्या हैं, अभी हम सीधे बात करते हैं पैरेलल प्लेट शीट की। मतलब 2 शीट्स प्रॉपर लगी हुई हैं, एक पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरे पे भी हम क्या लेट कर लेते हैं, पॉजिटिव। पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना ले लेते हैं, सिग्मा 1, और इस पे मान लेते हैं सिग्मा 2। तो यहां से देखेंगे पॉजिटिव से दूर की तरफ, अगर इस सरफेस पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव भी इधर की तरफ और ये पॉजिटिव भी इधर की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। E1 अगर इसको मान लें A है और ये B है, तो प्लेट A और EB दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इधर की तरफ देखेंगे तो यहां पे भी EB और EA हो जाएगा। यहां सेंटर पे अगर हम देखें तो इधर की तरफ हमारे पास EA और इधर की तरफ EB वर्क कर रहा होगा। मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दूर की तरफ लगाएगा, इधर भी पॉजिटिव है तो इधर दूर की तरफ लगाएगा। इस पे इधर की तरफ दूर लगाएगा कौन, EA इधर दूर लगाएगा, और B से B की तरफ दूर जाएगा। तो ये आपस में क्या है, खींचतान करते रहते हैं। तो अगर हम साइड को मान लें, ये हमारे पास X है, ये साइड हम Y और ये साइड हम Z मान लें, तो X और Z दोनों में EA प्लस EB और EA प्लस EB वर्क करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, एट सरफेस X एंड Z। यहां पे जो E नेट होगा ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और E हमने पढ़ रखा है कितना, एक सरफेस के लिए एक ही प्लेट शीट है, एक सरफेस के लिए कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा 1 है तो 1 हो जाएगा। प्लस में जब हम बात करेंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम यहां पे इनको कॉमन ले लें तो ये हम देखेंगे कि 2 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लें तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहां से 1 हटाते हैं तो क्या, सिग्मा, क्योंकि क्या है, एलसीएम सिमिलर हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, X और Z, यानी कि इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों में बराबर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेंटर पे, तो सेंटर पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एट Y, यानी कि मिड पॉइंट बिटवीन प्लेट्स। तो क्या हो जाएगा वहां पे, E नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो नेट फॉर्मूला यही हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E नेट का फार्मूला। तो यहां से हम 2 प्लेट शीट के बीच में डायरेक्टली अगर अलग अलग क्या सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्रेजेंट हो, यानी कि अलग अलग चार्ज नंबर्स प्रेजेंट हो, तो भी हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बजाय निगेटिव चार्ज होगा तो भी यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, और इन्हीं फॉर्मूलों पे हम क्या, सिर्फ माइनस और प्लस का चेंज करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। है एकदम आसान सा, हलवा जैसा। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टॉपिक, ये आपका जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा आपके नीट या जेईई के एग्जाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपके जो 3 हमने एप्लीकेशंस पढ़े वही आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी बुक से उठाइएगा, क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, जितने हो जाएंगे सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं, वहां से देख लीजिएगा। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी हमने बताया है, दिया हुआ है। क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे।